वेलकम बैक एवरीवन। आज हम है आज हम साथ में हैं सीखने के लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आज हम दो टॉपिक सीखेंगे। बहुत ही छोटे टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक भी है। सबसे पहला टॉपिक हमें सीखना है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? तो वैसे देखने चाहिए तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जो कि हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूँ आपको 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 बहुत ही इजी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और बहुत सब जगह पर वो प्रैक्टिकल वे में यूज़ होते ही है। सब जगह पर आप देख लो। सबसे पहले समझने से पहले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा दूँ तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। मान लो कोई स्कूल है। स्कूल के स्कूल का मैनेजमेंट को सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि वो नेक्स्ट ईयर में या फिर फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। मीन्स उसको डिसाइड करना होगा गोल। अब गोल कैसे डिसाइड करना है? तो गोल वैसे डिसाइड करना है जो कि अचीव हो सके। मान लो उसके पास कैपेसिटी है स्कूल की 2000 स्टूडेंट्स की, और वो डिसाइड करे कि हमें 4000 की स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसे डिसाइड ऐसा गोल करना होगा जो अचीव कर सके। यानी वो गोल डिसाइड हो गया, प्लानिंग हो गई कि हमें क्या करना है। 2000 स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है या फिर स्टूडेंट्स करने हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब डिसाइड तो कर लिया कि हमें 2000 की स्ट्रेंथ चाहिए। 2000 की स्ट्रेंथ करने के लिए उसे स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए, प्रॉपर स्टाफ चाहिए। तो वो सब डिसाइड करना कि वो जो गोल है वो अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ों को अरेंज करना है, उसे बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड बोलेंगे स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स को टीचिंग करवाने के स्टूडेंट टीचर्स चाहिए। तो टीचर्स की सिलेक्शन करना, उसे सिर्फ स्टाफिंग नहीं बोल सकते, हाँ उसके पार्ट बोल सकते हैं। उसको सिलेक्शन करना, मोटिवेट करना, या फिर उसे प्रमोशन देना। अगर प्रॉपर टीचर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे डिसमिसल करना, उसकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना। वो सब काम होगा किसका? मैनेजमेंट का। और वो मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन मान लो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी क्या? अगर मान लो कोई टीचर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है या फिर उसे कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसे गाइड करना, उसका मीनिंग होगा डायरेक्शन। सिंपल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबको डायरेक्शन दिखाना, उसे बोलते हैं हम डायरेक्शन। और लास्ट में बोलेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी क्या? तो सारे टीचर्स जो वर्क कर रहे हैं या फिर सारा स्टाफ जो वर्क कर रहा है, उसे चेक करना कि जो हमने गोल डिसाइड किया था, जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसे डायरेक्ट करना और उसी वे में ले जाना, तो उसे बोलेंगे हम कंट्रोलिंग। तो बहुत ही ईजी है। अब हम देखते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल वे में तो आप समझ लिया। अब मान लो प्लानिंग। प्लानिंग यानी क्या है? तो मैनेजमेंट आपका स्टार्ट होता है प्लानिंग से। एडवांसली आपको डिसाइड करना होगा कौन सा काम करना है, वो काम कौन करेगा, कब करना है, कैसे करेगा और कितना करेगा और कब करेगा। ये सब डिसाइड होगा प्लानिंग में। सेकंड वन होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? तो इसमें क्या होगा? इट डिसाइड्स दैट वो विल सुपरवाइज, वो विल हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो डिसाइड होगी। कौन सुपरवाइज करेगा, किसके हाथ में अथॉरिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और सबके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होगी। अब शॉर्ट में हम कहें तो प्लानिंग है वो कम बिजनेस का ब्रेन है कहा जाता है, कि वहाँ से ही सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, जब वहाँ से ही सारे काम डिसाइड होते हैं, तो उसे बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ बिजनेस। और ऑर्गेनाइजिंग कंपनी के क्या है? तो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर, कि उसमें डिसाइड होता है कौन सी चीज़ें कहाँ पर होगी, कितना स्टाफ चाहिए, सब कुछ उसमें डिसाइड होगा। यानी वो फिजिकल स्ट्रक्चर है बिजनेस का। थोड़ा बताया गया स्टाफिंग। तो बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में अगर पाँव या फिर हाथ नहीं हो तो कुछ काम नहीं हो सकता, वैसा ही बिजनेस में आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास प्लानिंग भी हो, ऑर्गेनाइजिंग भी हो, लेकिन स्टाफिंग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है।
स्टाफिंग में आपको करना क्या होगा, तो कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से देखना। एक, राइट पोजीशन के लिए आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। मान लो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ही एम्प्लॉय चूज़ करना है, आप फाइनेंशियल पोजीशन वाला एम्प्लॉय चूज़ नहीं कर सकते। एट द राइट नंबर, और आपको जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए उतने एम्प्लॉयज़ को आपको अटेंड करना, उसको रिक्रूट करना होगा विद द राइट क्वालिफिकेशन। यस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वालिफिकेशन वाला पर्सन चाहिए वही क्वालिफिकेशन वाला पर्सन को रिक्रूट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो आप वहाँ पर इंजीनियर को रिक्रूट नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर रिक्रूट करना होगा एमबीए वाला पर्सन, जो कि मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सके, मार्केटिंग प्रॉपरली कर सके। मीन्स आपको वही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है जो एक्सपर्ट हो। इट इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉय। सारे जो वर्क है वो सारे डिसाइड हो गए, जो सारे वर्क हो गए वो किस में हो गए, स्टाफिंग में हो गए। फोर्थ बताया गया है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, टू गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़ फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ है उसे अकम्प्लिश करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय को आपको करना होगा गाइड एंड सुपरवाइज। मीन्स कि जहाँ पर वो कुछ नहीं समझ पा रहा है या फिर उसे कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आपको जाकर उसे डायरेक्ट करना है। ये काम करेगा सुपरवाइज़र। जब जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होगी वहाँ पर वो उसका सॉल्यूशन निकल कर उसे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, जिससे वो ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सके। अब डायरेक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी, तो डायरेक्ट टू सबऑर्डिनेट्स, यानी एम्प्लॉय को डायरेक्ट करना, डायरेक्शन करना, टू सुपरवाइज देम, उसके ऊपर देख रेख रखना कि वो प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टू गिव ऑर्डर्स, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो उसे ऑर्डर भी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस। टू फिक्स द वर्क, कौन क्या काम करेगा वो फिक्स करना। एंड टू मोटिव द वर्कर्स, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउन हो जाती है वर्कर्स की कई बार, तो उन लोगों में हम जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो डाउन ना होने देना, उसे मोटिवेट करना काम करने के लिए, काम भी होगा डायरेक्शन का। और लास्ट में होगा टू प्रोवाइड लीडरशिप। एक सच्चे लीडर की तरह उसे सब कुछ प्रॉपरली लीडरशिप प्रोवाइड करनी होगी, जिससे सारे एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली अपना समझकर वो कंपनी में काम कर सके, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आए जिससे वो प्रॉपरली वर्क कर सके। और लास्ट में बताया गया है कि कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग पहले के समय में मान ले तो क्या कहा जाता, उसे नेगेटिव बोला जाता था, कि वर्ड उन लोगों को ऐसा लगता था कंट्रोलिंग यानी उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप हो जाएगी, उन लोगों की जो इंडिपेंडेंसी है वो छीन ली जाएगी, ऐसा माना जाता था पहले के टाइम में। लेकिन आज के टाइम में जो कंट्रोलिंग है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। चलो देखते हैं। The function of controlling is to see whether all business activities are done with the conformity of planning or not. अब कंट्रोलिंग का काम ही यही है, उसे देखना होता है कि जैसे प्लानिंग में डिसाइड हुआ है वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उससे डायरेक्ट करना है और फिर से कंटिन्यू करना है, यही काम कंट्रोलिंग का है। Controlling is the positive concept in the modern time. Controlling is the corrective activity because the functions of controlling is not restrict the activities but to direct them in the right direction. क्लियरली बोला गया कि वो किसी को रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है कंट्रोलिंग, सिर्फ जो जहाँ पर भी स्टॉप हो रहा है, जहाँ पर भी कोई समझ नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, अगर प्लानिंग में डिसाइड हुआ ऐसा काम नहीं हो रहा है तो सिर्फ उसको डायरेक्शन देगा कि आपको ऐसा नहीं ऐसे काम करना है। इफ दीज एक्टिविटीज आर नॉट डन एज पर प्लानिंग, और वो भी कब होगा, जब प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज नहीं होती होगी तब। दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शंस हैं। प्लानिंग, फिर उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद आएगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, to bring coordination and harmony among the different functions carried out by the different departments in the business unit is called the coordination. अब coordination का मतलब ही क्या हुआ, जो अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं मैनेजमेंट में, आपने ऊपर ही देखा 5 फंक्शंस है, तो सारे जो 5 फंक्शंस चल रहे हैं
और 5 फंक्शंस अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, साथ में मिलाकर चलना, सिंपल बोल सकते हैं। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कोऑर्डिनेशन की, तो सबसे पहले बताया गया, आपने डिफाइन में भी देखा, रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। ऑल एक्टिविटीज़ यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ करो बिजनेस में आपको सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, अगर प्रॉपरली सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो तब जाकर ही सारे मैनेजमेंट के जो गोल है वो अचीव हो सकते हैं। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ करो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। रिक्वायरमेंट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने देखा था मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो सबका काम प्रॉपरली हो उसी लिए इसके लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सारे जो डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उन लोगों के बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो जो भी बिजनेस के जो गोल डिसाइड हुए हैं वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है, मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं है। डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर प्रॉपरली कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है तो वहाँ पर प्रॉपरली कम्युनिकेशन चैनल होनी चाहिए। जैसे कि मैं टॉप लेवल होगा वो प्रॉपरली जो उसके ऑर्डर्स है वो फॉलो करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा फिर टॉप लेवल को, और जो भी ऑर्डर्स आए हैं टॉप लेवल के पास से वो मैनेजमेंट किसको पास करेगा, बॉटम लेवल को, और वही फॉलो करके बॉटम लेवल फिर से उसे रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स सबके बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर कोऑर्डिनेशन सक्सेस हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लेवल है, सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपरली कोऑपरेशन ही नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्रॉपरली कोऑपरेशन चाहिए सब डिपार्टमेंट के बीच में, या सब जो मैनेजर्स है, सब एम्प्लॉयज है, सब सुपरवाइजर्स है, सबके बीच में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज पॉसिबल, क्योंकि सबको पता होगा कहाँ पर काम क्या हो रहा है, कितना काम हुआ, कितना बाकी, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, वो सब पता होगा अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी रिसोर्स वेस्ट होने के चांसेस नहीं है, सब रिसोर्सेज उसका मैक्सिमम यूज़ होगा। और लास्ट में बताया गया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। जितनी भी एक्टिविटी करो मैनेजमेंट की, सब एक्टिविटी का एक पार्ट है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी कोई एक पर्सन नहीं करता है, बहुत सारे लोग एक साथ में मिलकर करते हैं। तो बोल सकते हैं हम कि मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है सबके बीच में ये कॉमन वर्ड है कोऑर्डिनेशन। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन आएगा ही आएगा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखते हैं अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि हमने समझ लिया है उसी में से है, कैरेक्टरिस्टिक और डिफिनीशन में ही। सबसे पहला बेनिफिट है उसका, कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा इफेक्टिव। हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, अगर सबको इफेक्टिव बनाना है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट मीन्स के कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो भी सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के उसे इफेक्टिव बनाता है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन इजी मैनर। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी है वो इजीली कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर भी जितने रिसोर्सेज चाहिए वो इजीली टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। यानी जो भी एक्टिविटीज है वो इजी मैनर में हम अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन लीव्स वर्क इनकम्प्लीट एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डुप्लीकेशन वर्क। कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपरली हो रहा है तो वहाँ पर कोई वर्क भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, और वहाँ पर कोई डुप्लीकेशन वर्क होने के भी चांसेस नहीं है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस कम क्यों है, क्योंकि सबको पता होगा कि क्या काम हो चुका है, क्या बाकी है, तो आगे वही काम होंगे जो बाकी है, जो काम हो चुका है वो नहीं होना। यानी सिंपल है, वहाँ पर कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर बोला गया कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स द हार्मनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे भी देख लिया डिफाइन में
कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबके बीच में वो हारमोनी रखेगा, यानी प्रॉपरली सबके बीच में जो रिलेशनशिप रखेगा वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा, प्रॉपरली कम्युनिकेशन रहेगा सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। फिर बताया गया कोऑर्डिनेशन enables to maintain balance between order and time of business activities performed by the various department। यस, कोऑर्डिनेशन की हेल्प लेकर हम जो भी एक्टिविटीज करनी है वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर में डिसाइड हुई है वही ऑर्डर में वो एक्टिविटीज हो सकती है। जिसकी जो ऑर्डर को हमने प्रेफरेंस दिया है पहले एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी पहले ही होगी, बाद में जो डिसाइड हुई है वही ऐसे ही होगी। तो यानी जो भी प्लानिंग में डिसाइड हुआ है उसी ऑर्डर में एक्टिविटीज सारी होगी और वही टाइम पे होगी। और कोऑर्डिनेशन लेड्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमने डिसाइड तो कर लिया है प्लानिंग में ही ऑब्जेक्टिव, तो प्री डिसाइडेड जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन, बिकॉज सब एक्टिविटीज़ के बीच में, सारे लेवल्स के बीच में, सारे फंक्शंस के बीच में, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करके या ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं। यानी जो भी प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है उसे अकम्प्लिश करने में हेल्प करेगा हमारा कोऑर्डिनेशन। तो चलो आज के हमारे 2 टॉपिक समझ में आ चुके होंगे आपको। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक थैंक यू।